किसी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु कानूनी कार्रवाई पर लगाए गए रोकथाम को स्टे ऑर्डर कहते हैं। कोर्ट द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार से स्टे ऑर्डर दिए जा सकते हैं। पहला अंतरिम अस्थायी स्टे ऑर्डर, दूसरा अस्थायी स्टे ऑर्डर और तीसरा स्थायी आदेश। कोर्ट के कुछ मामले जिनमें स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे कि सिविल वाद, आपराधिक मामले और प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर लेने से पहले कुछ दस्तावेजों की सूची अपने पास सुनिश्चित कर लें। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए लैंड रिकॉर्ड पट्टे का कागज या बैनामे की प्रमाणित नकल। आपके पास किसी भी प्रकार का सेल डीड या विक्रय पत्र भी हो सकता है, उसे भी सुनिश्चित कर लें कि आप उसे स्टे ऑर्डर की समय अप्लाई करें। आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है उस प्रॉपर्टी की तस्वीर, किसी भी प्रकार का एविडेंस जिससे यह साबित हो कि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उसे भी अपने पास रखने एवं न्यायालय में उसे प्रस्तुत करें। एक और बात जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो भी तस्वीर ले उस तस्वीर पर टाइम अवश्य हो, जिससे पता चले कि वो तस्वीर कब लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी विवाद में आप स्टे ऑर्डर कब ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर लेते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिससे हमारे प्रॉपर्टी को कोई अवैध कब्जाधारी बेच खरीद ना सके। जैसे कि मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तब भी आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कभी भी स्टे ऑर्डर अकेले आवेदन नहीं हो सकता है। पहले से किसी वादग्रस्त मामले में स्टे ऑर्डर ले सकते हैं या नया वाद दायर करके आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु अकेले केवल स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है। कुछ और परिस्थितियां हैं जिनमें आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे कि किसी नाबालिग की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ हो या आपके आबादी की जमीन पर कब्जा हुआ हो आदि मामलों में आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अवैध निर्माण की परिस्थितियों में भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं एवं किसी प्रकार का यदि रास्ता विवाद हो तभी आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ऑर्डर 39 के तहत आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके तहत कोर्ट से आपको अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त हो सकता है। इस आदेश के तहत हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने अवैध कब्जे की शिकायत करने का वाद दायर करने के पश्चात इसकी ऑर्डर के लिए आवेदन करना होता है। एक बात का ध्यान रखें, स्टे ऑर्डर कभी भी अकेले आवेदन नहीं होता है। स्टे ऑर्डर कभी भी किसी विवाद को लेकर ही आवेदन किया जा सकता है। न्यायालय आपको तभी स्टे ऑर्डर देगी जब आप किसी प्रकार का वाद दायर करेंगे। यह वाद सिविल नेचर का होगा। यह सिविल वाद पहले से भी चल सकता है और किसी नए वाद के तहत भी आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा आपको तब दिया जाता है जब न्यायालय को यह बात लगे कि कोर्ट की उचित कार्यवाही से पहले आपके खिलाफ किसी प्रकार का कदम दूसरी पार्टी द्वारा उठाया जा सकता है। उस कंडीशन में आपको अस्थायी निषेधाज्ञा दे दिया जाता है, जिसे हम टेम्पररी रिलीज भी कहते हैं। पूर्ण रूप से स्टे ऑर्डर आपको तक दिया जाता है जब पूरी बात को न्यायालय समझ लेती है और अपना जजमेंट देती है। डिग्री पास करने के बाद आपको परमानेंट स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है, या कई केसेस में यह भी देखा गया है कि डिग्री आने से पहले परमानेंट स्टे ऑर्डर दिया जाता है जब तक कि वाद न्यायालय में चल रहा हो। यदि मान लीजिए कि कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर को विरोधी पार्टी नहीं मानता है तो उसके ऊपर कंडेम्न ऑफ कोर्ट कायम करके उसे उचित सजा दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। स्टे ऑर्डर के आदेश को न मानने वाले विरोधी पार्टी के ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय 3 माह की कारावास की सजा सुना सकती है। स्टे ऑर्डर कितने प्रकार की होती है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय कानून में निषेधाज्ञा के मुख्यतः 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला अस्थायी निषेधाज्ञा और दूसरा है स्थायी निषेधाज्ञा। सभी प्रकार के निषेधाज्ञा नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC 1908 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ऑर्डर 39 के नियम 1 और 2 के तहत उचित कार्यवाही का कानून है। अस्थायी निषेधाज्ञा, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे निषेधाज्ञा हैं जो एक विशिष्ट अवधि के लिए या अदालत द्वारा संबंधित मामले के संबंध में आगे आदेश देने तक दी जाती हैं। उन्हें परीक्षण के किसी भी चरण के दौरान प्राप्त किया जा सकता है और नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC 1908 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्थायी निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद के गुण दोष के आधार पर एक डिक्री पारित करके अदालत द्वारा एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। एक बार इस तरह की डिक्री पारित हो जाने के बाद प्रतिवादी को अधिकार के दावे से या एक अधिनियम के कमीशन से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो वादी के अधिकारों के विपरीत होगा। अब जान लेते हैं कि निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन की अस्वीकृति के लिए आधार क्या होते हैं। निम्नलिखित आधारों पर निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। पहला आधार होता है जब किसी व्यक्ति को लंबित न्यायिक कार्यवाही पर मुकदमा चलाने से रोकना, जब तक कि वो कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए न हो। 2. किसी व्यक्ति को अदालत में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए, जहां उस अदालत के अधीनस्थ अदालत से निषेधाज्ञा मांगी जाती है। 3. किसी भी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना। 4.
किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में किसी भी कार्यवाही को शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकना। 5. एक अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए जिसके प्रदर्शन को विशेष रूप से लागू नहीं किया जाएगा। उदाहरण, एक स्वामी और नौकर के बीच एक अनुबंध जिसमें नौकर को स्वामी को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से स्वामी या नौकर द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस स्थिति में निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती जहां यह यथोचित रूप से स्पष्ट नहीं है कि कोई कार्य उपद्रव के आधार पर ऐसे कार्य को रोकने के लिए उपद्रव करता है। 6. एक निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए जिसमें वादी ने बरी कर दिया है, जैसा कि सामान्य नियम यह है कि मौन रहने से एक सहमति एक निहित सहमति है। 7. जहां विश्वास भंग के मामले को छोड़कर कार्यवाही के किसी अन्य सामान्य तरीके से समान रूप से प्रभावकारी राहत निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। 8. जब वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो कि वह उसे न्यायालय की सहायता के लिए अयोग्य बना दे। और 9. जब वादी का इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। हमें उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपकी कुछ मदद कर पाया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। धन्यवाद।